हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने वाले हैं। इसकी आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में सबसे पहले जब क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर रन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या डिपार्टमेंटल स्टोर्स रन किए जाते हैं, तो हमको इसी को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम है ना डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका मीनिंग लिखेंगे कि द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड। तो आपको क्या याद रखना है, ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड। और कौन करता है ये सब, तो ये सब इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ओल्डेस्ट फॉर्म है। नाउ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स इट्स ऑल एक्टिविटीज, इसके सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, कि भाई गवर्नमेंट के का ही ये हिस्सा है, उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑल द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट थ्रू ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है, ऑफिसर्स है, उनके द्वारा ही ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के वर्किंग एक्टिविटीज है वो कंडक्ट किए जाते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर द पोस्ट ऑफिस हुआ, रेलवेज हुआ, डिफेंस इंडस्ट्रीज हुआ, रेडियो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ये सब है ना डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे हेंस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर रन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। ये पब्लिक सर्विसेज रन करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन होते हैं, चलाए जाते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर, देर इज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले फिर से हमें ये बोलूंगी कि आपको मीनिंग लिख लेना है कि भाई डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे कौन, उसका मालिक कौन होता है, इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड सेकेंड फिर आप लिखेंगे कि इट इज एन इंटीग्रल, इसकी जो इट्स ऑल एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट के द्वारा ही इसकी जो सारे एक्टिविटीज है वो परफॉर्म किए जाते हैं। एंड ऑल द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये काम काज देखिए सिमिलर आंसर ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस मिलेगा आपको कि ऑल द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट थ्रू ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल एम्प्लॉयज आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और इसमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं। नाउ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड जिसके अंडर में, जिस मिनिस्ट्री इंचार्ज के अंडर में आता है वो इसका हेड होता है। एंड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हम बोलते हैं ना डिफेंस मिनिस्टर हुआ, देन रेलवे मिनिस्टर हुआ, उस तरीके से। देन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग अलग नहीं है, इट इज वर्किंग अंडर कंसर्न मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री के अंडर में, जो डिपार्टमेंट के अंडर में ये आता है, वो जैसे डिफेंस का है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, तो उसके अंडर में ये जिसके अंडर में आता है वो ही डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है। नाउ सिंस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोर पार्ट हुआ, इंटीग्रल पार्ट मतलब कोर पार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ गवर्नमेंट का। द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ट्रीटेड इक्वली। जो स्टाफ है इस ऑर्गेनाइजेशन में उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है विद अदर सिविल सर्वेंट्स, जो अदर सिविल सर्वेंट्स है, फॉर ऑल पर्पसेस विद अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नाउ हैंस देयर इज अ डायरेक्ट कंट्रोल, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर है ना गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर सीधा सीधा डायरेक्ट कंट्रोल होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है क्या स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन में? तो पहले बात तो आपको पता है होना चाहिए कि भाई ये स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन से होते हैं, तो उसका मीनिंग लिखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंटली वो कॉर्पोरेट बॉडी के द्वारा क्रिएट किए हुए स्पेशल एक्ट के तहत पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में यहाँ पर ये है ना जो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो सेटअप होती है, बिल पास होता है इनके लिए विथ डिफाइंड पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। नाउ स्टेट हेल्प स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो स्टेट है पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पर ये कॉर्पोरेशन सेटअप होने वाले, तो वो स्टेट उनको हेल्प करता है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स कैपिटल। इसके कैपिटल को सब्सक्राइब करना मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना, नाउ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, क्रिएटेड बाय लॉ ने क्रिएट किया, इट इज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, इसको कौन मैनेज करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, जिन्हें ना गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करते हैं। Now, a statutory corporation comes into existence by following particular act or statute। उनको फॉलो करने के बाद में है ना वो एग्जिस्टेंस में आती है, सेटअप होती है। इसी therefore there is no political interference in formation। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल दखलबाजी नहीं होती है, दखल अंदाजी नहीं होती है इसको सेटअप करने के लिए। एंड वर्किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो उनके ना तो वर्किंग कंडीशन में ना एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी दखल अंदाजी जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। नाउ ऑल स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सारे के सारे जो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है वो फ्री है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। नाउ हैंस लास्ट में हमको लिखना है कि हैंस देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कोई भी है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो आपको इस तरीके से आपका आंसर प्रेजेंट करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जहां पर देयर इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है? तो हाँ, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? इज एन ऑटोनोमस बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट बॉडी है, जिसे किसने क्रिएट किया है? तो ये है ना स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास किया जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर में, जिसके अंदर उनके जो पावर्स है, मतलब उनको कौन कौन से राइट्स है, उनका कौन कौन सा काम करना है, उन्हें उनकी ड्यूटीज क्या है, वो सब मेंशन रहते हैं विथ डिफाइंड मतलब वो बताए जाते हैं भाई आपको क्या क्या करना है। एंड इसे जो मैनेज करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जो कि है ना बाय द गवर्नमेंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड। नाउ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विथ इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब वो इंडिपेंडेंटली अपना काम काज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जो उनकी काम काज है, अफेयर्स मतलब वर्क्स, अपने काम को, फंक्शंस को वो इंडिपेंडेंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में वो मैनेज कर सकते हैं। नाउ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कैन हैव देयर ओन रूल्स। उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन, सैलरी को लेकर, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, भाई कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, रिक्रूटमेंट मतलब अपॉइंट करना है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। एंड इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज, ये है ना फैसिलिटी भी देते हैं, अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी रहते हैं कि भाई आपको कितना इंसेंटिव क्या मिलेगा टारगेट पूरा करने पे, टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। So this is the all about the rules and regulations regarding remuneration and security and facilities which is provided by the statutory यहाँ पे कॉर्पोरेशन। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बड़े बड़े है ना बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं। एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग वेरियस ग्रुप्स के, सच एज लेबर, देन कंज्यूमर्स एक्सेट्रा, हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। जिन्हें कौन नॉमिनेट करता है, कौन जिन्हें वोटिंग देता है, तो गवर्नमेंट उनको कॉन्स्टिट्यूट करती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए। Hence there is
प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं। क्यों प्रोफेशनल? क्योंकि बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग ग्रुप के, लेबर के, कंज्यूमर्स के, देन प्रोड्यूसर्स के, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, एमएनसी हेल्प्स टू एंड लोकल मोनोपोलीज। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, जो लोकल मोनोपोलीज है, जो मोनोपोलीज मतलब सिंगल सेलर, तो उसको ये है ना उसका खात्मा करती है, एंड करती है। तो यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमको मीनिंग लिखना है पहले, एमएनसी क्या है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में एट द सेम टाइम उनका बिजनेस चलते रहता है। नाउ द एंट्री ऑफ एमएनसीज लीड्स टू कंपटीशन इन द होस्ट कंट्रीज। होस्ट कंट्रीज में एमएनसी जो है वो कंपटीशन को बढ़ावा देती है, लीड करती है। एंड जो लोकल मोनोपोलीज होती है, जिस कंट्री में वो मल्टीनेशनल कंपनी ओपन हुई है, तो जो लोकल मोनोपोलीज है होस्ट कंट्रीज की, इधर स्टार्ट इम्प्रूविंग, या तो वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर देते हैं अगर किसी को लोकल खरीदना है सामान तो, और या फिर उनको है ना अपने सामान के पैसे कम करने पड़ते हैं, रिड्यूस करने पड़ते हैं प्राइसेस। मोनोपोली होने से क्या होता है, फिर बाद में मोनोपोली होने की वजह से फिर है ना जो सेलर है वो सिंगल सेलर है, तो वो अपने प्राइसेस फिक्स करता है, अपने मर्जी से रेट रखता है, राइट। तो जब है ना अदर कॉम्पिटिटर रहेगा तो ऑब्वियसली है ना प्राइसेस रिड्यूस करने पड़ेंगे। दस एमएनसीज पुट एन एंड टू एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस, जो एक्सप्लॉयट करने वाली प्रैक्टिसेस को लोकल मोनोपोलिस्ट की है उसको ये खत्म करता है। एक्सप्लॉयट करने वाले मतलब ज्यादा लूट मार मचाने वाले लोकल मोनोपोलिस्ट को ये कंट्रोल में लाता है एमएनसीज। नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एमएनसीज कंपेल डोमेस्टिक कंपनीज टू, वो है ना फोर्स करता है, कंपेल मतलब फोर्स करता है डोमेस्टिक कंपनी को कि वो अपने एफिशिएंसी इंप्रूव करे, क्वालिटी इंप्रूव करे अपने प्रोडक्ट्स की। हेंस एमएनसी हेल्प्स टू एंड लोकल मोनोपोलीज। तो हम बोल सकते हैं कि जो एमएनसी है वो लोकल मोनोपोली को क्या करता है, खत्म करता है, एंड करता है। नाउ 6th क्वेश्चन यहाँ पर, एमएनसीज हैज वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस। वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस, यस, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है, उनका सेटअप अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में होता है। तो हम पहले मीनिंग लिखेंगे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन that operates in many different countries at the same time. Now, multinational corporation, that is MNC, has facilities and other assets in at least one or the one कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। उनकी होम कंट्री को ये अलावा उनके अदर दूसरे कंट्रीज में भी उनके जो एसेट्स है वो एटलीस्ट वन स्टेट कंट्री दूसरे कंट्री में तो रहना चाहिए, तो ही हम उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे, राइट। देन सच कंपनीज हैव ऑफिसेज एंड और फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में उनके ऑफिसेज एंड डिफरेंट कंट्रीज में उनके फैक्ट्रीज होते हैं। यूजुअली हैव अ सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस, उनकी जो सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस है फ्रॉम वेयर दे कोऑर्डिनेट ग्लोबल मैनेजमेंट, और जहां पर भी उन्होंने सेटअप किया हुआ है अदर पार्ट में, तो वहां पर अदर कंट्रीज में, तो वहां पर वो अपने हेड ऑफिस से ही वो कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। नाउ एमएनसीज हैव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज। उनका प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस रहता है अदर कंट्रीज में, ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस, सब्सिडरीज एंड यहाँ पर एफिलिएट्स इन द होस्ट कंट्रीज में, वो जहाँ पर वो एफिलिएट कर रहे हैं वो टाई अप करते हैं और उनके जो छोटे मोटे ब्रांचेस होती है। नाउ एमएनसीज आर व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, ये वो उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके देने का काम करते हैं, वाहन के रूप में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। हेंस एमएनसीज हैज वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एमएनसीज का वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस है, वर्ल्ड वाइड सेटअप है। नाउ एमएनसीज हैज माइटी इकोनॉमिक पावर्स, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर्स होता है। तो हाँ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ, फिर से मीनिंग लिखेंगे, एक बार मीनिंग याद हो गया तो आप आराम से लिख सकते हो, इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। नाउ as MNC is operating on a global basis, they have huge physical and financial assets उनके होते हैं, and this also results in huge turnover। तो इसकी वजह से फिर उनका जो टर्नओवर का मतलब होता है
है सेल्स, तो भारी मात्रा में उनका सेल्स जो है वो भी इम्प्रूव होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा उनका माल बिकता है एमएनसीज का, क्योंकि अलग अलग जगह पे इनका सेटअप है, तो फिर वहां पे खरीदार भी तो होंगे ना। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर के बारे में हम बात करें कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी एसेट्स है और उनका जो सेल्स है, तो मेनी एमएनसीज आर बिगर देन नेशनल इकोनॉमीज, नेशनल इकोनॉमीज से भी बड़े बड़े उनके है ना जो है टर्नओवर्स एंड एसेट्स होते हैं अलग अलग कंट्री में ऑफ सेवरल कंट्रीज। नाउ एमएनसीज हैव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे उन्होंने सेटअप किया वहां पर उनका प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस होता है, प्रोड्यूस होते हैं मतलब गुड्स, और वहां पर मार्केटिंग भी होती है, सेल भी होता है, ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। तो काम किस तरीके से वो काम करता है, तो चेन के रूप में काम करता है, ब्रांचेस और फिर उनके छोटे सेटअप बिजनेसेस उनके साथ टाइप जो होते हैं होस्ट कंट्रीज में। देन एमएनसीज आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड, इनको हम बोल सकते हैं कि भाई यूनिटी ऑफ कंट्रोल, हम इसका जो फीचर है कि भाई यूनिटी ऑफ कंट्रोल में है ना, यूनिटी एक ही तरीके का कंट्रोल होता है। एंड एमएनसीज कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ देयर ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में भी अपने जो है मल्टीनेशनल कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ देयर ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज थ्रू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के थ्रू, जो कि उनकी होम कंट्री में लोकेटेड होता है उनका हेड ऑफिस। एंड जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेम, उनके जो पॉलिसी उन्होंने बनाई होती है, उनका जो पेरेंट कॉर्पोरेशन मतलब उनका जो मेन ब्रांच है, उन्होंने मेन हेड ऑफिस है, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई होती है उसके अकॉर्डिंगली ही वो लोग काम करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, आप मैकडीज जाते हैं तो आप देखिए ना, आप जहां पर भी मैकडीज में जाओ आपको एक ही टाइप की सर्विसेज आपको मिलेगी, तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं उनके जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उनके द्वारा तैयार किया हुआ, उनके वही वो फॉलो करते हैं। तो नाउ दे कीप ऑन एडिंग टू देयर इकोनॉमिक पावर, उनके इकोनॉमिक पावर को, ताकत को बढ़ाते रहते हैं थ्रू कॉन्स्टेंट मर्जर्स, उनके मर्जर्स चलते रहते हैं, मतलब दो कंपनीज को एक साथ मर्ज कर देना, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज। तो ये अकाउंटिंग वे में इनमें डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं इन जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन का मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है, कंप्लीटली एक्वायर कर लेती है, उसका पूरा मैनेजमेंट दूसरा हो जाता है, डिफरेंट मैनेजमेंट हो जाता है। और मर्जर की हम बात करें तो उनका जो है ना मैनेजमेंट, दोनों के मैनेजमेंट मिलकर एक साथ काम करते हैं, मर्ज हो जाता है। नाउ इन होस्ट कंट्रीज, नाउ हेंस एमएनसीज हैज माइटी इकोनॉमिक पावर्स, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो पावर है वो काफी पावरफुल होती है, इनका इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाती है ये। नाउ यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ये इसके आंसर्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, बिकॉज ये जो आंसर्स है आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। आंसर ऑफ ऑल द अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन अवेलेबल ऑन योर पेज, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 106 to 109 पर अवेलेबल है। एंड आंसर एंड ब्रीफ का जो है वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का जब वीडियो अपलोड करूंगी, आंसर्स का वीडियो अपलोड करूंगी, तो ये सेम आंसर्स वहां पर भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर जैसे 4 फीचर्स देन 2 मेरिट्स, मल्टीनेशनल कंपनी के 4 मेरिट्स, इस तरीके से पूछे तो वहां पर आपको इसके फुल आंसर्स है ना क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स में जब अपलोड करूंगी तो आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 को भी ये सेम चीज एप्लीकेबल है कि क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी क्वेश्चंस है उनका आंसर्स है ना, जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करूंगी तो वहीं पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखना है, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए केस स्टडी एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स अवेलेबल है। एंड उससे फर्स्ट वीडियो जो है उसमें आपके लिए है ना फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू काइंड के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 1 सेंटेंस वगैरह अवेलेबल है। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।